चलो हम लोग है ना एससीवी का क्वेश्चन फ्रिक्शन में फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के अंदर बहुत बेहतरीन सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसमें आपको बहुत सारा जो अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है जिस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए वो सब एक एक करके हम लोग है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, तो हम लोग बस बेसिक कंसेप्ट देखते चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होते जाएगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अ ब्लॉक स्लाइड डाउन एन inclined surface of inclination 30 with the horizontal starting from rest it covers 8 meter in the first 2 seconds। अब अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि रफ इंक्लाइन प्लेन है आपके पास, तो रफ इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट एक ही होता है। रफ इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट एक ही होता है कि आप रफनेस की वजह से उस पे जरूर कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है फ्रिक्शन। अब अगर आपके पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, आप किसी ब्लॉक को रेस्ट से छोड़े हैं, ये भी बात ध्यान देने वाली है कि आप जो ब्लॉक है उसको रेस्ट से छोड़े, तो रेस्ट से छोड़ने के बाद ये ब्लॉक नीचे की तरफ अगर एक्सलरेट हो रहा है तो इसके नीचे गिरने का एक्सलरेशन तभी हो सकता है जब ये एंगल ऑफ रिपोज के कंसेप्ट को फुलफिल करे। एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो तभी ये नीचे की तरफ है ना ऐसे एक्सलरेट होगा। आपको इस एक्सेलरेशन का इक्वेशन ऑलरेडी बता दिया गया है कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब देखिए आपका यू वैल्यू 0 दिया हुआ है, एस का वैल्यू क्वेश्चन में 8 मीटर मेंशन है, और आपसे पूछा गया है कि उसको, और ये थीटा थीटा क्वेश्चन में आपका 30 डिग्री मेंशन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, मतलब उसको 2 सेकेंड लगा है ये डिस्टेंस कवर करने में, तो इन सब डाटा के बेसिस पे हम लोगों को म्यू निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो सीधा हमारे पास इक्वेशन बनता है एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू वाला टर्म 0 है तो एस इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो हाफ एटी स्क्वायर। और जब आप यहाँ से सॉल्व करके थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुमको यहाँ से मिलेगा कि दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू, या सीधा छोड़ो ना, हम यहाँ पे टाइम क्यों लिख रहे हैं, डाटा पुट कर देते हैं ना सब यहीं पर। एस का वैल्यू है 8 मीटर, ये 1/2 हो गया। एक्सेलरेशन में हम लोग जी बाहर रखें, साइन थीटा साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पे टाइम लगा था आपका 2 का स्क्वायर। आराम से सॉल्व करके म्यू का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश डाउन द इंक्लाइन विथ अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, मतलब नीचे की तरफ एक 4 न्यूटन का फोर्स भी लगा है। हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इस बार तुमको ब्लॉक का मास 4 kg लेना है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। इस बार तुमको इन सारे सिचुएशन के साथ एक 4 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा में नीचे सोच के एक नए तरीके से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना के फिर से एक बार कैलकुलेशन आपको प्रोसेस करना होगा। ये एंगल चलिए वो थीटा है, 30 डिग्री है क्वेश्चन के हिसाब से। ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे जैसे हम लोगों का mg लग रहा था वो लगेगा, जैसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा था वो लगेगा, लेकिन इसके साथ एक नीचे की तरफ एक और 4 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा। भाई mg का भी तो अपना कंपोनेंट्स होगा ना, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन के पैरेलल mg का भी तो एक कंपोनेंट होगा ही, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक और होगा, नॉर्मल होगा, है ना। अब चलो सब नाम लिखते हैं। ये आपका mg हो गया, ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये mg का साइन थीटा कंपोनेंट है, और ये तुम्हारा वो फोर्स है जो 4 न्यूटन का क्वेश्चन में मेंशन है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। इन सारे सिचुएशन से एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करो। ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन ये मान ले, तो क्या अभी हम इसके मोशन के लिए, फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के मोशन के लिए अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ F लग रहा है, नीचे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और ये सब मिलके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। फोर्स में 4 न्यूटन, m का वैल्यू 4, g का वैल्यू 10, साइन 30, और क्या हम इस फ्रिक्शन में म्यू n लिख सकते हैं, m
आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो नॉर्मल है 4+4 × 10 sin 30 का वैल्यू 1/2 माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू साथ में नॉर्मल के लिए mg cos थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप देखिए जरा प्रीवियस प्रॉब्लम से यहां से सॉल्व करके तुमको म्यू मिल गया, ठीक है। जो म्यू मिलेगा उसको है ना अगले इक्वेशन में यूज कर लेना। तो जब अगले इक्वेशन में तुम म्यू को यूज कर लोगे तो तुम्हारे एक्सोलेशन के जगह पे आएगा 4+, इससे ये देखो ये 2 हुआ, 4+20 माइनस म्यू जो आप निकाले हो mg cos 30, इसमें मास से डिवाइड करो, ये तुम्हारा नया एक्सोलेशन होगा इस सेकंड केस में। ये नया एक्सलेशन मिल गया, फिर से तुम सीधा लगा दो ना, फिर से तुम सीधा लगा दो, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। S इज इक्वल्स टू UT के लिए 0 लिख दिए, यहाँ हाफ लगा दिए, यहाँ A हो गया T², और आपको टाइम निकालना है तो यहाँ से टाइम का वैल्यू लिख दीजिए √2S/A। तो ये कंसेप्ट आपके पास है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए और अपने से बनाने का कोशिश करें। समझने का कोशिश मेरे इस वीडियो से करें, लेकिन बनाने का कोशिश, आंसर तक पहुंचने का कोशिश जरूर खुद से करें। फर्स्ट केस में बोला गया था कि भाई देखो u0 है 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सेकंड में और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। तो आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो वहां से हम लोग को म्यू का वैल्यू निकालना था। तो फर्स्ट इक्वेशन S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², S इज इक्वल्स टू हाफ AT² पुट करके वहां पे आप म्यू का कैलकुलेशन कर लिए। जो म्यू आया उसको फिर सेकंड केस में यूज किया, वहां से कैलकुलेशन किए। एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था 4 न्यूटन, जो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा था या नीचे की तरफ पुश कर रहा था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द बॉडी मूव अप द इंक्लाइन, बी हेड डाउन द इंक्लाइन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है। देखिए सब खेल है फ्री बॉडी डायग्राम का, और आप फ्रिक्शन समझे हैं कितना, ये इंपॉर्टेंट बात। समझना इंपॉर्टेंट होता है इन सब चैप्टर्स में। थीटा 30 डिग्री मेंशन है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। पहले तो आप इस ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये नीचे mg लग रहा है, mg का इधर एक कंपोनेंट लग रहा है, mg का ये दूसरा कंपोनेंट लग रहा है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ये ऑब्वियसली नॉर्मल लग रहा है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, और बिकॉज mg sin थीटा इसको नीचे खींचना चाहता है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है। पहले तो आप है ना डाटा से इन दोनों को सारा डाटा कैलकुलेट करें। ये थीटा है तो ये वाला हो गया mg का cos थीटा, इधर आ गया अपना mg sin थीटा, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल है, ये पीछे की तरफ फ्रिक्शन है। पहले तो ये पता करो कि इंक्लाइन के पैरेलल mg sin थीटा और फ्रिक्शन में बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसको अपोज करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो पहले आप mg sin थीटा निकालें। देखिए भाई मास है 2 kg, g का वैल्यू है 10 और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स है। और मेरा फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो होगा μ1, और वो वैल्यू हो गया म्यू इंटू mg का cos थीटा। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में 0.2 है, m का वैल्यू हम लोग को 2 लेना है, g का वैल्यू 10 और cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2, √3/2। तो यहाँ हो गया 2 से 2 कटा, और ये 2 √3 हो गया, यही तो आ रहा है 2√3। 2√3 का मतलब 2.173, विच इज नियर अबाउट 3.46 न्यूटन। अब तुम देखो फ्रिक्शन है 3.46 न्यूटन और mg sin थीटा है 10 न्यूटन। mg sin थीटा है 10 न्यूटन का और फ्रिक्शन है 3.76 न्यूटन का। 3.76 के 3.46 न्यूटन का, ठीक है।
अब अपने से सोचिए तो कि अगर हम इस ब्लॉक को, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि ऊपर ले जाना चाहते हैं, अप द इंक्लाइन, तो क्या हमको ऊपर इसको ले जाने के लिए, जब हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, क्वेश्चन का एक हिस्सा बना रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट, टू मूव अप द इंक्लाइन, जो आपको एफ नेट लगाना पड़ेगा। देखो नीचे वाला फोर्स 10 न्यूटन है और ऊपर में 3.46 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नीचे स्लिप करना चाहेगा। अभी हम थोड़ा गलत कर रहे थे एक्चुअली मेरा ध्यान में ये बी वाला है, डाउन द इंक्लाइन, और हम है ना तुमको बता रहे हैं अप द इंक्लाइन। थोड़ा बी वाला ही देख लो, मेरे दिमाग में बी ही चल रहा था। बी वाला, टू मूव डाउन द इंक्लाइन। तुम जरा गौर करो, एम जी साइन थीटा आपका खुद ही फ्रिक्शन से बड़ा है। एक 10 न्यूटन था और एक मेरा 3.46 न्यूटन है। तो अगर मेरा एम जी साइन थीटा खुद ही फ्रिक्शन से बड़ा है, तो क्या फिर भी अगर हम ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लिप कराना चाहते हैं, नीचे की तरफ मूव कराना चाहते हैं, तो हमको कोई फोर्स चाहिए? कोई फोर्स नहीं चाहिए, बस आप इंक्लाइन पे ब्लॉक को छोड़ दीजिए। आप इंक्लाइन पे ब्लॉक को छोड़िएगा, वो खुद ही फिसल के नीचे आ जाएगा, आपको कोई फोर्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस केस सो इन दिस केस सो इन दिस केस no force is required to move down the incline। इंक्लाइन के पैरेलल ब्लॉक को नीचे मूव कराने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि एम जी साइन थीटा खुद ही फ्रिक्शन से बड़ा है, तो ब्लॉक अपने आप नीचे आएगा। लेकिन जब आप ए पोर्शन बनाएंगे ना, जब आप इंक्लाइन के पैरेलल ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, टू मूव ब्लॉक अप द इंक्लाइन, अगर आप ब्लॉक को इंक्लाइन के ऊपर ले जाना चाहते हैं, सोचो तो क्या होगा। अगर तुम ब्लॉक को इंक्लाइन के ऊपर ले जाना चाहते हो, पहले तो एक फ्री बॉडी डायग्राम सोचो। अगर आप इंक्लाइन के पैरेलल ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं, आप एक फोर्स लगा के इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो भाई ध्यान रखिएगा कि एम जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा और साथ में फ्रिक्शन भी इस बार नीचे लगेगा, क्योंकि ब्लॉक जा तो ऊपर रहा है, तो एम जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा और फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा। तो कम से कम जो आपको ये फोर्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, ताकि ये ब्लॉक मेरा इंक्लाइन पे ऊपर की तरफ मूव करे, सो दैट ब्लॉक मूव्स अप द इंक्लाइन, ताकि ये ब्लॉक मेरा इंक्लाइन के ऊपर मूव करे, तो ये फोर्स का कम से कम तुमको जरूरत, कम से कम जरूरत एम जी साइन थीटा, और ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा तुम्हारा 10 आया था और ये वैल्यू मेरा 3.46 आया था। इसका मतलब है कि इंक्लाइन के पैरेलल अगर हम उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो 13.46 न्यूटन का फोर्स चाहिए। इंक्लाइन के पैरेलल अगर ब्लॉक को नीचे लाना चाहते हैं, तो कोई फोर्स नहीं चाहिए, बस खाली छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिएगा, ब्लॉक खुद ही है ना स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा। लेकिन इंक्लाइन के पैरेलल अगर हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो कम से कम 13.46 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा और फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अब आइए थोड़ा क्वेश्चन का अगला हिस्सा में। अच्छा यहाँ जगह खत्म है तो हमको
लिखा है रिपीट पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब ऊपर खींचना है। इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजेंटली और नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन, इंक्लाइन के पैरेलल नहीं लग रहा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पुश लग रहा है। तो इस बार जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, थोड़ा उसके लिए हम कलर चेंज कर रहे हैं। एक नए डायग्राम के थ्रू चलना पड़ेगा, यहीं पे बना रहे लेफ्ट हैंड साइड में है। ये मेरा सी पार्ट मान लेना अलग, पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम, वहीं से आंसर आएगा। ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे mg नीचे काम कर रहा है, mg का साइन थीटा इधर काम कर रहा है। ब्लॉक को ले जाना ऊपर है तो फ्रिक्शन भी नीचे काम करेगा, ठीक है। और इसको खींचना हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली एक फोर्स लगाना है, ठीक है। पहले यहां तक लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरा mg आया, इधर में mg का साइन थीटा है, और ये तुम्हारा फ्रिक्शन है। ये तुम्हारा वो फोर्स है जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कम से कम कितना फोर्स लगे ताकि ये ब्लॉक ऊपर मूव करे, ये मेंशन है। अब फिर से हम इस डायग्राम में कुछ और ऐड करना चाहते हैं। एक तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, पहले ये ध्यान रखना। दूसरा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल है ऊपर, और एक कंपोनेंट नीचे भी तो आएगा ना, यहाँ पे mg का भी कंपोनेंट आएगा और फोर्स का भी कंपोनेंट आएगा, और फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा जो इसको ऊपर खींचने के लिए काम करेगा। फिर से कंपोनेंट्स तोड़ो, ये थीटा, फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया f cos थीटा, और फोर्स का इस डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट हुआ f sin थीटा, साथ में mg का भी इधर कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा, जो हमेशा चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है ये एंगल थीटा, और ये रहा नॉर्मल। अब बोलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉक इंक्लाइन के पैरेलल ऊपर मूव करे, to move this block parallel to incline in upward direction, parallel to incline in upward direction, जरा ध्यान देना कि जो मेरा f cos थीटा है that should be either greater than or equals to mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन मैक्सिमम। थोड़ा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पे लिखे हैं f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तुम चाहो तो इक्वल्स टू लेके भी आगे बढ़ सकते हो, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन मैक्सिमम में लिखेंगे म्यू एन, और आप फिगर देख के सोचिए तो नॉर्मल कितना है, आप फिगर देख के सोचिए कि नॉर्मल कितना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि f cos थीटा हम इक्वल टू ले रहे हैं, ठीक है, mg sin थीटा प्लस म्यू, नॉर्मल में आपका mg cos थीटा भी है और साथ में f का sin थीटा भी है, ये दोनों है नॉर्मल में। अब आप यहां से f निकालने के लिए आपको थोड़ा f को एक साइड करना पड़ेगा, बाकी सब डाटा को एक साइड। हम f को एक साइड करते हैं तो f cos थीटा, और राइट हैंड साइड वाला जब f लेफ्ट में आया तो माइनस म्यू f sin थीटा, राइट हैंड साइड में बचा है mg sin थीटा और प्लस म्यू mg cos थीटा, यही बचा। लेफ्ट हैंड साइड से f को कॉमन ले लो, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, राइट हैंड साइड में तुम चाहो तो mg को कॉमन ले लो, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। आराम से इस टर्म को यहां से निकाल के नीचे भेज दीजिए, यही तुम्हारे f का वैल्यू है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, इस पे ध्यान लगाओ। पहला क्वेश्चन बोला कि भाई बताइए कि कितना फोर्स चाहिए ताकि ये ब्लॉक है ना मूव करे, वहां से हम लोग हैं। तो पहले एक बार था कि ब्लॉक नीचे मूव करे, तो नीचे मूव करने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए, नीचे मूव करने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। क्यों 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 नहीं चाहिए सर? क्योंकि mg sin थीटा मेरे फ्रिक्शन से बड़ा है, वो खुद ही खुद नीचे खींच लेगा। फिर ब्लॉक को ऊपर मूव कराना है तो उसके लिए हमको 13.46 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और फोर्स आप इंक्लाइन के पैरेलल लगा रहे ऊपर की तरफ। थर्ड केस में हम लोग इंक्लाइन के पैरेलल फोर्स नहीं लगा रहे, हम लोग एक हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहे हैं, और कितना फोर्स लगाए कि ब्लॉक ऊपर मूव करे।
तो आपको ये कंपोनेंट मतलब ये सारा कंडीशन आपको पढ़ के दिखा दिया गया। क्लियर है? ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फ्रिक्शन का है सब, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन एंड मूव्स हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर? एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक ब्लॉक को छोड़ा गया मान लो ए पॉइंट से, ये है बी और ये है सी। ए से लेके बी तक का दूरी हाफ हाफ मीटर है, बी और ए के बीच का दूरी हाफ मीटर है, और फिर सी से लेके बी तक का भी दूरी हाफ मीटर है क्वेश्चन के हिसाब से। ये मान लो डी है आपका हाफ मीटर, और यहाँ भी डी ही है हाफ मीटर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू का वैल्यू 0। तो हम क्या करेंगे ना, एक बार मोशन ए से बी लेंगे, ए टू बी। देखिए हम एक चीज बताना चाहते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन जानते हैं सर, कितना होता है सर? तो रफ इंक्लाइन सरफेस पे वैल्यू होता है म्यू टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ, सॉरी म्यू टाइम्स नहीं, जी टाइम्स, जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब देख रहे हैं ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, धड़ाधड़ याद होना चाहिए। ए से बी तक में एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, तो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस के जगह पे हाफ मीटर, ये रहा 1/2, यहाँ हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और टाइम है आपका हाफ सेकेंड्स, 1/2 का स्क्वायर। अब आप सीधा सीधा ए से सी सोचिए, ए से सी, फिर से लगेगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इस बार मेरा एस होगा हाफ हाफ मीटर करके 2 बार, तो 1 मीटर, यू वाला टर्म 0 है, एक्सलेशन तो वही होगा जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। चलो यहां से टी निकाल सकते हैं। करना क्या है ना, बहुत सिंपल, आपको मैथमेटिक्स समझाते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब देखो इस केस में होगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में हाफ मीटर बाई 1 मीटर होगा, राइट हैंड साइड में हाफ कट गया, पूरा टी कट गया। टाइम लगा था 1/2 का स्क्वायर, और फिर हमको टी का स्क्वायर, यही है ना। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दैट टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, या फिर 1/2, या फिर आपके टाइम का वैल्यू हो गया 1/√2, ये टोटल टाइम है, 1/√2 टोटल टाइम है। मतलब ऐसा समझो कि टाइम ए से बी तक का 1/2 है, टाइम ए से सी तक का 1/√2 है। तो क्या हम टाइम बी से सी तक को ऐसे लिख सकते हैं, टाइम ए सी माइनस टाइम ए बी। तो टाइम ए सी है मेरा 1/√2 और टाइम बी है मेरा 1/2। सॉल्व कर दो, आंसर है, ठीक है। तो ये तरीका है क्वेश्चन, यहाँ पे काइनेमेटिक्स ज्यादा है कंपेरिजन टू लॉज ऑफ मोशन। हमको तो लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन भी यूज नहीं हुआ, एक्सलेशन का जो इक्वेशन था वो कहाँ यूज हुआ, वो तो कट गया ना। फ्रिक्शन वाला जो हमारा एक्सलेशन का इक्वेशन था वो तो कट गया ना, देखिए ना यहाँ पे ये कट गया।
जैसे ही हम डिवाइड किया एक्सेलरेशन दोनों क्या हुआ, कट गया, तो ये एक्सेलरेशन कट गया। ठीक है, कोई काम ही नहीं, एक्सेलरेशन कट गई। तो क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके का है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। लिखा कंसिडर सिचुएशन सोन इन फिगर, calculate A the acceleration of 1 kg block, B the tension in the string 1 kg and 1 kg, और C है टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू द, मतलब दोनों स्ट्रिंग में टेंशन और एक्सेलरेशन निकालो। एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, सब सोचिए। इसी में डायग्राम कंप्लीट करेंगे, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इसको हम लोग M1 मान लेते हैं, तो नीचे लग रहा है M1 जी, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है T1, यहाँ राइट की तरफ लगेगा T1, यहाँ लेफ्ट की तरफ लगेगा T2, यहाँ राइट की तरफ लगेगा T2। फ्रिक्शन देखिए, ये ब्लॉक सिस्टम को नीचे की तरफ खींचेगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये भी जाएगा आगे ए एक्सेलरेशन से, और ये ब्लॉक भी जाएगा आगे ए एक्सेलरेशन से, करेक्ट है। तो एक्सेलरेशन अगर राइट की तरफ है, तो क्या यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ है? ये मेरा इस ब्लॉक का नीचे वाले फ्लोर के साथ फ्रिक्शन है, और ये मेरा इस ब्लॉक का नीचे वाले फ्लोर के साथ फ्रिक्शन है, ये दोनों के फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो अगर मेरे पास ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है ए से, ये आगे बढ़ रहा है ए से, तो इसको हम लोग M2 ब्लॉक नाम दे रहे हैं, तो इसको हम लोग फ्रिक्शन 2 कह दे रहे हैं, और इसको हम लोग M3 ब्लॉक नाम दे रहे हैं, तो इसको हम लोग फ्रिक्शन 3 कह दे रहे हैं। फ्रिक्शन 1 कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। फ्रिक्शन 2 M2 ब्लॉक और नीचे वाले फ्लोर के बीच, फ्रिक्शन 3 M3 ब्लॉक और नीचे वाले फ्लोर के बीच। बस इक्वेशन ड्राइव कीजिए, मतलब बना लीजिए, और वहां से सॉल्व कर दीजिए, हो गया आंसर। चलिए एक एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। देखिए, फॉर M1 ब्लॉक, आप M1 ब्लॉक पे ध्यान दीजिए, क्या हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं? M1G माइनस T1 इस M1A, M1G है 0.5, G का वैल्यू 10, माइनस T1, M1 है हम लोग का 0.5 और A, तो ये वैल्यू हो गया 5 माइनस T1 इज 0.5 A। दिस इज इक्वेशन 1। अब आ जाओ फॉर M2 ब्लॉक, M2 ब्लॉक के लिए राइट की तरफ टेंशन लग रहा है T1, लेफ्ट की तरफ टेंशन लग रहा है T2, लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है फ्रिक्शन 2, and that will be equals to mass into acceleration. Then tension 1 टेंशन 2 माइनस फ्रिक्शन में यहाँ हम लोग लिखेंगे म्यू M2G, and that is equals to M2A। चलो डाटा पुट कर लेते हैं। ये T1 हुआ माइनस T2, म्यू का वैल्यू है हम लोग का 0.2, मास कितना है भाई 1, जी का वैल्यू 10, मास है 1A, तो ये वैल्यू आ गया अपना T1 माइनस T2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू A। दिस इज इक्वेशन 2। इसी तरह जरा M3 ब्लॉक के लिए सोचो, फॉर M3 ब्लॉक, तो उस पर हमको एक ही फोर्स राइट की तरफ T2 दिखाई दे रहा है और लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन 3 दिखाई दे रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये T2 हुआ, इस फ्रिक्शन में भी हम डाटा देख पा रहे 0.2 और मास 1 kg ही है, तो फ्रिक्शन 3 का वैल्यू हुआ अपना म्यू M3G विच इज इक्वल्स टू M3A। तो ये हो गया अपना T2 माइनस 0.2, मास 1 है, G का वैल्यू 10 है, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
then t2 minus 2 is equals to a. This is equation 3. ये इक्वेशन 3. अब आपका काम है इन तीनों को सॉल्व करना. Solve these three equations to find three variables. कौन? एक्सेलरेशन, एक थ्रेड का टेंशन, दूसरे थ्रेड का टेंशन. तीन वेरिएबल के लिए इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा. सबसे इजी हम बताते हैं, तीनों को जोड़ देना, टेंशन कट जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा. फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू हर इक्वेशन में पुट करके T1 T2 जो पूछना है निकालना है, निकालो. ठीक है, तो ये तरीका है इस न्यूमेरिकल को बनाने का. फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, आंसर है. तो क्वेश्चन में लिखा है, इफ द टेंशन द स्ट्रिंग इन फिगर इज 16 न्यूटन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट एट द टू कॉन्टैक्ट्स विद द ब्लॉक. इस बार तुमको टेंशन दे दिया और एक्सेलरेशन दे दिया और दोनों जगह का फ्रिक्शन पूछा है. तो अगेन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम और उसके बाद इक्वेशंस बनाना है. दो इक्वेशन से μ1 और μ2 का वैल्यू निकालना है. जरा देखना, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि एक्सेलरेशन किधर होगा. ऑब्वियसली मेरा ये 4 kg जो ब्लॉक है वो प्लेन के पैरेलल लेकिन नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा. तो ये 2 kg ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा. एक्सेलरेशन पता चल जाने से अब आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत इजी वे से बना पाएंगे. ठीक है, बाकी सारा फोर्सेस, जैसे यहाँ पे थ्रेड का टेंशन है, ये मान लो T है, तो यहाँ पे यही थ्रेड का टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है T. सही है. अब अगर हम फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन दिखाएं तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, और यहाँ पे इंक्लाइन के पैरेलल लेकिन ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन. इंक्लाइन के पैरेलल लेकिन ऊपर की तरफ. और सोचो जरा कि mg किधर लग रहा है, तो नीचे की तरफ ये mg है. जैसा कि हमेशा से mg का कंपोनेंट्स होते आया है, इस mg का एक कंपोनेंट इंक्लाइन के पैरेलल मिलेगा लेकिन नीचे मिलेगा, और mg का एक और कंपोनेंट आपको इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मिलेगा जिसको आप mg cos थीटा कहते हैं, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आपको नॉर्मल मिलेगा जो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो सारा फोर्सेस चलो पहले लिख लेते हैं. इस फ्रिक्शन को हम लोग फ्रिक्शन 1 कहेंगे. जो एक्चुअली बोला जाए तो ये μ1 इंटू इस ब्लॉक को m1 नाम दे दो और इस ब्लॉक को लिखने के लिए m2 नाम दे दो. तो यहाँ μ1 m1g होगा, नॉर्मल इसके बराबर. यहाँ पे नीचे की तरफ काम कर रहा है m2g. ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हुआ. तो इधर वाला कंपोनेंट हो गया m2g का cos 30 और इधर कंपोनेंट हो गया m2g का sin 30. पीछे की तरफ यहाँ फ्रिक्शन 2 काम कर रहा है. अब दोनों ब्लॉक को देख लिया आप, फ्री बॉडी डायग्राम भी आपके पास है. चलिए अब इक्वेशन लिखिए क्योंकि इक्वेशन से ही आंसर आएगा. फॉर मोशन ऑफ m1, m1 के मोशन के बारे में सोचो. राइट हैंड साइड की तरफ एक्सेलरेट है, तो राइट हैंड साइड की तरफ जो टेंशन लग रहा है उसमें से लेफ्ट की तरफ का फ्रिक्शन माइनस करो तो हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज T माइनस फ्रिक्शन 1 को आप लिखेंगे μ1 m1g इज इक्वल्स टू m1a. टेंशन है 16 का, μ1 हम लोगों को निकालना है, मास है 2 का, g का वैल्यू 10 है और यहाँ पे है 2 और एक्सेलरेशन है हम लोगों का 0.5. तो आपका ये वैल्यू आ रहा है 16 माइनस 20 μ1 इज इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन 1 है. तो यहां से μ1 निकाल लो. अब यहां से μ1 निकल जाएगा. ठीक है, यहीं से μ1 निकल जाएगा. तो आगे देखो तो तुम μ1 निकाल लो यहीं पर. तो यहाँ आ गया 16 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20 μ1. तो 15 नीचे कर दो 20. दिस इज इक्वल्स टू μ1. ये μ1 आ गया. अब इसी तरह फॉर मोशन ऑफ m2 आप खुद से करें. हम एक बार फिर से फिगर दिखा दे और हम एक बार बोल देते. हम लिख के पूरा सॉल्व नहीं करेंगे. नीचे जा रहा है ना,
तो m2g sin 30 माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल्स टू m2a। अब फ्रिक्शन 2 जब तुम लिखना तो म्यू2 ले लेना और नॉर्मल ले लेना, और नॉर्मल किसके बराबर होगा, m2g cos 30। आराम से सॉल्व करके वैल्यू निकालिए। तो ये क्वेश्चन बी पार्ट आपके लिए खुद से छोड़ रहे हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन फिगर इज 0.2, फाइंड द टेंशन इन द टू स्प्रिंग्स। अब ये क्वेश्चन हम सोच रहे हैं आपके लिए छोड़ दे, ये आप खुद से बनाए, ठीक है। देखिए 15 kg को नीचे भेज दीजिएगा, इसको एक्सलरेट कीजिएगा नीचे, ये 5 kg एक्सलरेट होगा लेफ्ट की तरफ, और ये 5 kg एक्सलरेट होगा ऊपर की तरफ। जब ये 5 kg लेफ्ट की तरफ एक्सलरेट होगा तो राइट की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। बाकी सारा थ्रेड का टेंशन mg, ये सब खुद से प्लॉट कीजिए, थोड़ा खुद से काम कीजिए। लिखा है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ ए व्हीकल इज 4/3, फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड में हैव सो दैट once hard brakes are applied and the wheel start skidding, find the maximum incline। थीटा निकालना है। The vehicle going down at a speed of 36 km/h is stopped within 5 meter। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, मान लो ये इंक्लाइन, ये एंगल थीटा है, ये एक व्हीकल है। देखिए जब व्हीकल का ब्रेक्स आप एकदम हार्ड अप्लाई कर देते हैं ना, तो ये एक स्किडिंग बॉल ब्लॉक बन जाता है, ठीक है ना। ये एक स्किडिंग ब्लॉक बन जाता है, स्किडिंग ब्लॉक, ये स्किड करता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो अभी जरा सोचना, अगर ये स्किडिंग ब्लॉक बन गया है तो क्या हम लोग इस पे एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, g टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, याद करो, निकाल चुके हैं ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिसका इनिशियल स्पीड 36 km/h, बोला जाए तो 10 मीटर पर सेकेंड, जिसका इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, वो 5 मीटर ट्रैवल करते करते 5 मीटर ट्रैवल करते करते रुक जाना चाहिए। क्वेश्चन बोला कि 5 मीटर ट्रैवल करते करते वो यहां पहुंचते पहुंचते रुक जाना चाहिए, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। तो बताओ कि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है कि नीचे की तरफ डी एक्सेलरेशन? ऑब्वियसली डी एक्सेलरेशन। तो आप जो ए यूज करेंगे ना, उसको निगेटिव साइन के साथ यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ डी एक्सेलरेशन है, डिसलोरेशन है। और आपको करना फिर क्या है, आपको निकालना है मैक्सिमम इंक्लाइन, मतलब थीटा का वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन के साथ साथ आपका काइनेमेटिक्स भी है। तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। भी 0 है, u का वैल्यू 10 है, प्लस 2। एक्सलेशन में हम लोग जो लिख रहे हैं, हम लोग जैसे लिख रहे हैं g टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये लिख रहे हैं ना। और s का वैल्यू है 5 मीटर। हमको इसमें एक माइनस साइन यूज करना होगा, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, तभी तो ये रुका है। अब ये जो आपका पूरा माइनस वाला टर्म है, उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आइए, तो ये हो गया 2g टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। अब देखो ये 5 और 2 खुद 10 हुआ, g का वैल्यू 10 हुआ, 100 हो गया, ये 100 से कट गया, तो आपके पास आ गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपके पास म्यू का वैल्यू भी ऊपर मेंशन है 4/3, तो साइन थीटा माइनस 4/3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप आराम से इसको सॉल्व करके थीटा निकालिए, जो थीटा आएगा वो आंसर होगा। कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8।
लिखा है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन एन एथलीट शू एंड द ग्राउंड इज 0.9. Suppose a Superman wear these shoes and races for 50 meters. There is no upper limit on his capacity of running at high speed. Find the minimum time. अब ये तो हम बताने से रहे, बैचेस के अंदर है ना, सुपरमैन वाला न्यूमेरिकल का अच्छा डिस्कशन हो गया, जिसमें आपको सिखाया गया था, एक बार हम बस रिव्यू कर दे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी म्यू जी होता है, और जब वो सुपरमैन रुकने का कोशिश करेगा तो जो मैक्सिमम रिटार्डेशन है वो भी म्यू जी ही होता है. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल सरफेस से म्यू जी और मैक्सिमम रिटार्डेशन भी हॉरिजॉन्टल सरफेस से म्यू जी. ठीक है, बाकी ये खुद से कीजिए, खुद से, क्योंकि एकदम बैचेस में ये न्यूमेरिकल लगभग आपको लेके बताया गया है, खुद से करना है. लिखा है कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर. 21.6 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना जी? 21.6 किलोमीटर पर आवर. मेरे हिसाब से 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड ना, हाँ 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वैसे तुम निकाल लेना 5/18 से मल्टीप्लाई करके, हम भी वही कर रहे थे, 5/18 से मल्टीप्लाई. लिखा है व्हेन इट इज एनकाउंटर अ 12.8 मीटर लॉन्ग स्लोप angle 30, the friction coefficient between road and the tire is 1/2 root 3, so that no matter how hard the driver applies the brakes, the car will reach the bottom with a speed of greater than 36 किलोमीटर. मतलब देखो, जिसका स्पीड अभी 6 मीटर पर सेकेंड है, वो जब नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंचने का मतलब इस फिगर पे ध्यान देना, ये पूरा लेंथ कितना कवर करेगा, इंक्लाइन पे ये पूरा लेंथ कवर करेगा 12.8 मीटर. तो क्वेश्चन ये कहता है कि जब ये इंक्लाइन पे 12.8 मीटर कवर करेगा, तो शुरुआत में उसका इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 12.8 मीटर ट्रेवल करने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. इसको प्रूफ करके दिखाओ. भाई नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है, हम तो बोलेंगे इस बार एक्सेलरेशन, जबकि प्रीवियस न्यूमेरिकल में हम बोले थे रिटार्डेशन, क्योंकि वहां जो स्पीड था आगे जाके रुक जाता था. यहाँ पे जो स्पीड इनिशियल है 6 मीटर पर सेकेंड, आगे जाके उससे भी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हम सीधा सीधा भी फाइनल निकालने के लिए भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ले आए? आप बस कैलकुलेशन कर दीजिए, बस u के जगह पे 6 का स्क्वायर डालिए, यहाँ 2, जहां आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है वहां पे g टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डालिए, और s के जगह पे 12.8 मीटर डालिए. आप पूरा डाटा पुट करते जाइए. 6 का स्क्वायर, 2, g का वैल्यू 10, साइन 30 डिग्री, माइनस म्यू का वैल्यू है 1/2 रूट 3, कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पे है 12.8 मीटर. 12.8 मीटर. 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 2 इंटू 10 20, साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस, प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे देखो माइनस 1/2 रूट 3, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साथ में मल्टीप्लाई करना है 12.8 से. ये √3, दिस इज 36 प्लस 20, 1/2 माइनस 1/4, और यहाँ पे है 12.8. जब हम इसको आगे सॉल्व करें, 36 प्लस 20 ये बचेगा 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 12.8. 4 से इकट्ठा 5 बार में, 5 से 12 को मल्टीप्लाई करो, दिस इज 36 प्लस 64. ऑब्वियसली आंसर आ गया है, ये 100 हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में v स्क्वायर है, v स्क्वायर 100 है, तो v का वैल्यू कितना है, 10 है. क्वेश्चन एकदम सही, कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि हम कितना भी हार्ड से हार्ड ब्रेक अप्लाई कर ले उस गाड़ी पर,
हम लोग एकदम हार्ड ब्रेक भी अप्लाई कर लेंगे, तब भी वो जब इंक्लाइन के नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो उसका स्पीड बढ़ेगा, 6 से बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये सब तो इंक्लाइन के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है ना। अगर कम एंगल रखिएगा ना तो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ डी एक्सलरेट होगा, मतलब एक्सलेशन ऊपर होगा। और अगर इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा ज्यादा कर दीजिएगा तो बॉडी ऊपर छोड़िएगा तो नीचे एक्सलरेट होगा। समझे? तो इन सब चीजों को ऐसे प्रैक्टिकली समझना है। चलिए आगे। लिखा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 1, शो दैट वन कैन नॉट ड्राइव द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड्स। बस हम तुमको एक लाइन बता दें, एक्सलेशन मैक्सिमम लेना, और वो होता है म्यू जी। आपको डिस्टेंस दे दिया है, एस दे दिया है, हाफ किलोमीटर 500 मीटर। आपको यू का वैल्यू 0 लेना है। आप आराम से यहाँ से टाइम निकालिएगा, टाइम फाइंड आउट कीजिए। वो टाइम है ना 10 सेकेंड आएगा। मतलब आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, फिर भी आपको टाइम 10 सेकेंड लग रहा है। तो जब भी कोई प्रैक्टिकल बात होगा तो उसमें एक्सेलरेशन आपके मैक्सिमम एक्सेलरेशन से थोड़ा कम होगा, तो टाइम 10 सेकेंड से ज्यादा लगेगा। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम लेना है म्यू जी। एस का वैल्यू, अच्छा ये म्यू जी कहां से आया? फिर वही जो सुपरमैन वाला न्यूमेरिकल आपको समझाए थे। कोई भी अगर रफ हॉरिजेंटल सरफेस रहे ना, तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुम उस सरफेस से निकाल सकते हो फॉर मोशन, वो एक्चुअली म्यू जी होता है। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन मैक्सिमम लिए, 500 मीटर चलना है, यू का वैल्यू 0, हम टाइम निकालेंगे। हम आपको गारंटी से बोल सकते हैं जितने देर हम बोल रहे हैं उससे कम समय में बन जाएगा, लेकिन बनाना है आपको। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के टाइम निकालिए, 10 सेकेंड आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है फिगर शोज टू ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन, लेकिन फिगर तो दिख नहीं रहा। स्किप करते क्वेश्चन को, उसका फिगर छूट गया है। चलिए यहाँ आइए। Two masses M1 and M2 are connected by a light rod and the system is slipping down a rough incline of angle theta with the horizontal. The friction coefficient at both the contact is mu. Find the acceleration of the system and the force by the rod on one of the block. This is very good question, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं। एक्चुअली आपको फ्रिक्शन के थ्योरी में पढ़ाया गया था। चलिए देखते हैं, अभी आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ये एंगल है थीटा। ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है। ये एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है। और इन दोनों ब्लॉक को लाइट रॉड, मतलब रॉड का मास नहीं लेना है, लाइट रॉड से आप जोड़ दिए। चलो, ऐसे एक रॉड से आप इसको जोड़ दिए। ये रॉड काफी हल्का है, इसका मास आपको नहीं लेना है। आप वहां पे स्ट्रिंग भी दिखा के काम कर सकते थे। ठीक है, ऐसे दोनों का फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट म्यू है, यहां भी म्यू है, यहां भी म्यू। अच्छा, तुम अपने से सोच के बताओ, अगर दोनों का म्यू सेम है, ऑब्वियसली सेम इंक्लाइन पे रखा है, तो थीटा भी दोनों का सेम है। तो आपको याद होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ सेम आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का इक्वेशन ही होता है। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का जो नीचे की तरफ का आप एक्सेलरेशन यहाँ लिख रहे हो, उस एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है g टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सही है।
अब आप बोलो, अगर ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है। जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक। फोर्स तो जीरो आएगा और एक्सेलरेशन यही रहेगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, म्यू दोनों का सेम है। और ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंडेंट है नहीं कि m1 m2 में कौन भारी कौन हल्का, इससे कोई मतलब है नहीं। तो बोथ मूव्स विद सेम एक्सेलरेशन। बोथ मूव्स विद सेम एक्सेलरेशन, दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेगा। और जो हमारा रॉड है, इन दैट रॉड फोर्स इज जीरो, उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। वो जो रॉड है बीच में, मासलेस रॉड, उसमें किसी भी तरह का फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ो। यह तुम्हारे पास एक टिपिकल सा न्यूमेरिकल है जैसे दिख रहा है। चलिए देखते हैं इसमें। A block of mass m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? यहाँ पे जो वर्ड मेंशन कर दिया ना, व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक, इससे क्वेश्चन बेहतरीन हो गया, बेहतरीन से भी ऊपर। तुम देखना अभी। चलो ध्यान से देखो और समझते चलो, इसमें मैथमेटिक्स भी भरपूर काम आने वाला है, सो बी केयरफुल। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा। इस ब्लॉक पे आप एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में। इस फोर्स का राइट की तरफ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का ऊपर की तरफ एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। अगर आप इसको राइट की तरफ मोशन कराने जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। सारा फोर्सेस लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फ्रिक्शन, ये आपका फोर्स है। कितने एंगल पे लग रहा है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये राइट की तरफ आपका एफ कॉस थीटा हुआ, ये ऊपर की तरफ आपका एफ साइन थीटा हुआ, ये यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है और नीचे की तरफ mg लग रहा है। मान लेते हैं यहाँ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू है, ब्लॉक का मास है, ये फिगर है। Block of mass m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed and in which direction? मतलब f का मिनिमम वैल्यू चाहिए और थीटा का वैल्यू चाहिए। अब यहां से सोचना स्टार्ट करो, अगर आप चाहते हो कि ये मोशन हो रहा हो या ब्लॉक सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लॉक just moves with respect to rough surface. Block just moves with respect to rough surface. तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके एफ कॉस थीटा का वैल्यू फ्रिक्शन से बड़ा या एटलीस्ट बराबर हो। बराबर में तो हम नहीं बोलेंगे मोशन कर रहा है, हम बोलेंगे बड़ा हो, बड़ा हो। ठीक है ना, बड़ा हो। तो ये बराबर का साइन हम यहां से हटा रहे हैं, बड़ा। अब तुम सोचो कि यहाँ पे जब आप एफ कॉस थीटा लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, म्यू एन, ये इससे बड़ा हो। तो आप यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं कि जो मेरे एफ कॉस थीटा का वैल्यू है वो म्यू, और फिगर को एक बार देखो, नॉर्मल को गौर से देखो। क्या इस फिगर से आप ऐसे लिख सकते हैं कि n प्लस
इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, n प्लस एफ का साइन थीटा, ये मिल के mg को बैलेंस करेगा। तो जहां आपको नॉर्मल का जरूरत पड़ेगा आप mg माइनस एफ साइन थीटा यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल के जगह पे चलो ये डाटा पुट कर लेते हैं। नॉर्मल के जगह पे आप पुट कर दिए mg माइनस एफ साइन थीटा। याद रखिएगा आपको एफ निकालना है, तो आप लिख रहे हैं एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा। एफ को राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg। इसमें से एफ कॉमन लो, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg। तो यहां पे हम लोग f का वैल्यू लिख रहे हैं, f शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा। ये है। अब f आपको एक आइडिया तो मिल गया, f इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई क्वेश्चन में थीटा थोड़ी ना दिया है, यही तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का कि थीटा भी निकालना है। अगर थीटा दिया रहता तो थीटा पुट कर लेते, सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं है, आपको वो थीटा भी निकालना है। अब चलिए यहां से सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको f का मिनिमम वैल्यू चाहिए, एंड आप ये पूरा डेरिवेशन देख रहे हैं कि f इज फंक्शन ऑफ थीटा। थोड़ा यहाँ रुको, शायद तुम्हारे पास फिजिक्स में पहली बार आ रहा है जो तुम डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। रुको, समझो, याद करो। अगर y x का फंक्शन होता है और आपको y का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है, तो कहीं पढ़े थे कि dy बाई dx को जीरो करना पड़ता है। याद आ रहा है डिफरेंशिएशन? अगर y x का फंक्शन है और हमको y का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना होता है? 0। उसी लाइन का यूज यहां करना है कि मेरा फोर्स थीटा का फंक्शन और हमको फोर्स का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो याद रखना कि इस फोर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, इस फोर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, वो 0 होगा। देखिए ये आपके पास पहली बार आया और ये अच्छे न्यूमेरिकल में खूब आता है, मतलब ये अच्छे न्यूमेरिकल में खूब आएगा। अभी आप और आगे देखिए, मतलब आपको पहले यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा f के इस इक्वेशन को, जो f का इक्वेशन आप निकाल के रखे हैं, म्यू mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, समझो। चलो अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी थोड़ा बड़ा ही होता है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो डी बाई डी थीटा ऑफ म्यू mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसका वैल्यू 0 करना है। इसमें म्यू mg कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, म्यू mg कांस्टेंट हो गया। डी बाई डी थीटा करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और पावर में -1 कर देंगे इस 0। म्यू mg को दूसरी साइड भेज दो, खत्म हो गया। अब देखो, जैसे हम आपको डिफरेंशिएशन भी अब याद दिलाएं, पहले पावर को आगे कीजिए। चलिए पावर आगे आ गया, और फिर पावर में से एक माइनस कीजिए, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और पावर में एक माइनस कर दिए 2। इतना के बाद अंदर वाले फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन करना बनता है ना, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। पहले तो हम लोग पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, अब आपको अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा ना। तो मेरे पास अभी तक का वैल्यू आया है कुछ ऐसा, -1
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा पे पावर -2, और फिर यहाँ पे देखो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। थोड़ा अब इसको सिंप्लीफाई करते चलो। -1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा पे पावर 2, यहाँ पे है माइनस साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऊपर माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो गया, ऊपर से माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और नीचे में हम लोग के पास हो गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये नीचे वाला तो न्यूमरेटर छोड़ डिनोमिनेटर वाला टर्म हटा दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर जो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ये 0 आ गया। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अगर 0 आ गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा, या फिर ऐसे सोच लो कि जो टैन थीटा है वो म्यू के बराबर है, तो आपको इनडायरेक्टली एक थीटा भी मिल गया, टैन इनवर्स म्यू। ये क्वेश्चन में पूछा था कितने एंगल पे आएगा, तो टैन थीटा इक्वल्स टू म्यू और थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स म्यू। अगर इतने एंगल पे आप फोर्स लगाइएगा, अगर इतने एंगल पे आप फोर्स लगाइएगा तो जो मेरा ब्लॉक है वो सबसे कम फोर्स में मूव कर जाएगा इस एंगल पे। तो सर अगर वो फोर्स निकालने बोला है तो फिर क्या करेंगे? अब आओ फिर से काम करो भाई, फोर्स का ये इक्वेशन देख लो, इसको तुमको अगर tan थीटा इक्वल्स टू म्यू आ गया है तो cos थीटा निकालना पड़ेगा और sin थीटा निकाल के इसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सोचना, अभी तक में ऐसे सोचना। सो फोर्स का अगर तुमको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपके पास जो इक्वेशन है उसको समझिए, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा, ये है। तुम जरा मैथमेटिक्स को यहां समझने का कोशिश करो, अगर टैन थीटा म्यू है तो टैन थीटा म्यू से क्या हम साइन थीटा लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस म्यू स्क्वायर प्लस 1, और इसी टैन थीटा से हम कॉस थीटा लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। तो आप इन सारे डाटा को यहाँ पे प्लस कीजिए, दिस इज म्यू एम जी, जहां कॉस थीटा है वहां पुट करें परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस, और प्लस म्यू जहां साइन थीटा है वहां पुट किया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आराम से इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा वो फोर्स का मिनिमम वैल्यू होगा। बेहतरीन न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। तो अच्छे से इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, पहले आप एफ लिए थीटा एंगल पर, और फिर उस थीटा एंगल पे फोर्स का कंपोनेंट तोड़े। पहले आप कैलकुलेशन किए कि फोर्स कितना चाहिए मोशन कराने के लिए, तो फोर्स हमको मिल गया थीटा का फंक्शन, यहाँ मिल गया थीटा का फंक्शन। अब यहां से फिर आपका पेन चलना स्टार्ट किया कि बिकॉज मेरा फोर्स थीटा का फंक्शन है, बिकॉज मेरा फोर्स थीटा का फंक्शन है, तो अगर हमको फोर्स का मिनिमम निकालना है तो क्या करें? तो फोर्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 करें। जब हम फोर्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो हमको मिलता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। तो यहां से जब आप फोर्स का मिनिमम वैल्यू लिखिएगा तो जहां साइन थीटा था वहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और जहां कॉस थीटा था वहां पे बेस बाय हाइपोटेनस पुट करके आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक दो बार कोशिश करके रखना।